हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यार ये जो सेशन है यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट। आपके पास 5.5 महीने का मोटा मोटी टाइम है, ठीक है। तो ये 5.5 महीने मतलब दिसंबर जो आप एग्ज़ाम दोगे, दिसंबर वाला ऑब्वियसली दिसंबर 23 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसके लिए आपके पास 5.5 महीने का टाइम है। तो इन 5.5 महीने में आपको कैसी प्रिपरेशन रखनी है ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए, ताकि आपका रिजल्ट जो है सबसे अच्छा हो सके। मतलब चूंकि ये 5 महीने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी कॉलेजेस में होंगे, जिनका MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चल रहा होगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी मतलब जो जिनका ऑलरेडी ड्रॉप चल रहा है, ठीक है। तो उनको अगले 5 महीने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में जो नए हैं, जो एग्जैक्टली इस प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि CSIR नेट क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो बेसिकली सबसे पहला यहाँ पे सवाल होता है कि वाई CSIR नेट। हम CSIR नेट के लिए अगले 5-6 महीने जो पढ़ने वाले हैं, तो क्या ये मेहनत वर्थ इट है या नहीं है। मेहनत वर्थ इट होना चाहिए ना। अगर वर्थ इट नहीं है तो हम क्यों किसी चीज़ के लिए काम करेंगे, ना। सही बात है ना, कि हम क्यों मेहनत करेंगे इतना, मतलब है ना, कि क्यों हम CSIR के लिए इतनी मेहनत करेंगे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो आपका दैट इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के जितने भी, आई रिपीट, इंडिया के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड जहाँ पे काम होता है, उन सारी जगहों पे, ऑलमोस्ट उन सारी जगहों पे आप थ्रू CSIR नेट बहुत आराम से आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब रिसर्च का मतलब हो गया बेसिकली एक PhD करना, है ना, PhD स्टार्ट करना। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो NITs हो, चाहे आपको आइजर्स हो, ठीक है, TFR हो, HRI हो, जितने भी ऐसे हैं, ISC हो गया, जो भी जितने नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप इन सब में PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ही है। और अभी आपने रिसेंटली ये देखा होगा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आपका जो रिसर्च स्कॉलरशिप था, जो आपको रिसर्च के दौरान आपको मिलता था 5 साल के लिए, तो वो अमाउंट भी आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी अगर आप इस टाइम पे अगर मतलब MSc के जस्ट बाद अगर आपको ज्वाइन कर रहे तो कहीं पे PhD में, तो आपको स्कॉलरशिप इतना मिलेगा, मतलब इट विल बी 35,000 प्लस आपको जो है पर मंथ यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा रिसर्च करने के लिए। तो पहली बात तो ये होगी कि देखो आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे लोगों से मिलने के चांसेस मिलेंगे, अच्छे साइंटिस्ट लोगों के साथ कोलैबोरेट करोगे, अच्छे लोगों के साथ बात करोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ में ऑब्वियसली आपको उसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप काम कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये आपकी होगी, नॉलेज एक्सपैंड होगा ऑब्वियसली। दूसरा जिसके बारे में बात कर रहा था कि यार देखो इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब CSIR नेट के थ्रू, जैसे आपका मैंने ये आपको बताया कि हाँ स्कॉलरशिप जो पहले 2 साल तक आपको इतना मिलेगा, फिर अगले 3 साल तक आपको इतना मिलेगा, जो भी है, ठीक है। JRF आपको मिल रहा है, SRF मिल रहा है, साथ में आपको बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। आपकी रैंक की बेसिस पे गवर्नमेंट जो अलग अलग तरह की स्कीम्स लाते हैं, ठीक है। अगर आप उनमें एलिजिबल होगे तो आपको उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और जब आप जाओगे अंदर तो और ज्यादा चीजें आप पता कर पाओगे। यहाँ पे मैं बोलूंगा तो शायद आपको चीजें यकीन ना हो, बट एक बार जाओगे अंदर तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये सारी चीजें भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरी बात ये थी, चलो आप तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपका हो गया रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। ऑब्वियसली इसकी रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है साइंस कम्युनिटी में, रिसर्च कम्युनिटी में। अगर आपके पास JRF क्लियर है तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा, मतलब देखो आप जितने भी आइजर्स में इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे फॉर PhD, आप जब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस करोगे, जब आप फॉर्म फिल करते हो वहीं पे पूछ दिया जाता है कि आपका CSIR नेट क्लियर है या नहीं है। अगर CSIR नेट नहीं है तो गेट क्लियर है या नहीं है। और गेट और CSIR नेट लगभग एक जैसा ही होता है, राइट। उसके एग्जाम में देखो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट है बकायदा, बट सिलेबस अगर लमसम करके देखो 70-80% सिलेबस जो आपका सेम ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आपका CSIR सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, गेट की तैयारी आपकी ऐसी हो जाएगी, जेस्ट की तैयारी आपकी ऐसी हो जाएगी, जहां मतलब जैसे मतलब जिधर से आप जाना चाहो आप आराम से मतलब इसके थ्रू जा सकते हो। तो ऑब्वियसली इसकी साइंटिफिक कम्युनिटी में डिमांड बहुत ज्यादा है, ये सही बात है। आपका रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा, आपका प्रेस्टिजियस है ना, कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे देखो अगर नॉर्मली हम देखें कि एक साल में JRF कितने बच्चे निकालते हैं,
तो अगर फिजिक्स में बात करें 400 500 इतने बच्चे निकाल देंगे एवरेज, है ना, अगर दोनों साल दोनों इसको मिला दिया जाए इसी के आसपास। तो यार ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। एक साल में फिजिक्स कितने लोग एमएससी पास आउट हो जाते होंगे, आउट ऑफ दीज अगर इतने ही बच्चे अगर निकाल रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये कि ये प्रेस्टिजियस है, समझ गए ना इस बात को। तो ये आपकी बात होगी। अगले पॉइंट पे हम बात करें दैट इज करियर एडवांसमेंट। ऑब्वियसली पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी करने के बाद आप पोस्ट डॉक वगैरह करने जाओगे या पीएचडी के थ्रू आप प्लेसमेंट लोगे, आईआईटीज वगैरह से अगर कर रहे हो तो प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाती है, अच्छी होती है, ठीक ठाक नहीं अच्छी हो जाती है। इवन आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो आप हर जगह एलिजिबल रहोगे, है ना। अगर जहां पे अगर रिसर्च साइंटिस्ट की जरूरत है, जूनियर साइंटिस्ट की जरूरत है या साइंटिफिक ऑफिसर की जरूरत है, आप ऐसे हर जगह पे आराम से एलिजिबल रहोगे। तो आपका करियर जो है वो एक बूम कर जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, समझ गए। तो ये बातें होगी। अच्छा, और क्या क्या चीजें है भाई आपकी कि पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ऑब्वियसली अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, है ना, समझ रहे हो ना। अच्छे लोगों के बीच में अगर रहोगे तो ऐसा है कि आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो होगा उसी के हिसाब से वो बढ़ेगा, है ना। कि जैसे होता है ना कि अगर एक सेव सड़ा हुआ हो तो बाकी जितने भी 1-1.5 किलो सेव रखा हो उसको खराब ही कर देता है। लेकिन यहां पे ये उल्टा हो जाएगा। अगर बहुत सारे अच्छे लोगों के बीच में अगर आप रहोगे, अगर आप एक एवरेज भी हो ना, तो ऐसा हो कि इंटेलेक्चुअली आपका ग्रोथ जो होगा वो काफी सही हो, क्योंकि ऐसे लोगों के सराउंडिंग, ऐसे लोगों को अगर आप सराउंड करोगे तो ऑब्वियसली चीजें तो अच्छी होंगी ना, ठीक है। तो ये बात होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब बात करते जरा इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि यार स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो देखो कभी भी इसको इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपको किसी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है, उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एग्जाम का सिलेबस होता कैसा है। और इन दो चीजों का सबसे मेन सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज इट्स सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आपको बताता है कि भाई देखो इतने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब सॉरी ये आपका टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा पीवाईक्यू ये बताता है कि यार देखो टॉपिक तो बहुत वास्ट है लेकिन हम इस डेप्थ से ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, क्वेश्चन की डेप्थ कैसी होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो यार सबसे पहला काम यही करना होता है। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, सेकंड वाली, दूसरी वाली, तो उसमें ऐसा होता है कि राजा बनने से पहले उनको क्या बोला जाता है कि भाई आप जाओ, मतलब प्रभास को यही बोला जाता है ना, रानी जो बोलती है कि भाई आप जाओ और एक बार अपने राज का भ्रमण कर लो। तो ये वही है आपका, क्या है, यही है कि आप जो अपने सिलेबस को देख रहे हो, देखो सिंपली ऐसा करो कि सिलेबस निकालो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सिंपली सिलेबस निकालो, एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर दो, ठीक है। सिलेबस कैसा है, मार्किंग स्कीम कैसी, इससे रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। इधर इधर कहीं पे एक जगह मिल जाएगा आपको, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो बात ये होगी भाई कि देखो ऐसा है कि आपको ये भ्रमण करना पड़ेगा, एक बार सिलेबस को देख के गो थ्रू कर लो कि हाँ भाई ये टॉपिक है, मेरे को बस इन्हीं टॉपिक में स्ट्रिक्ट रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। ये काम आप कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा भाई यही काम करना है बस, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, तो बस। तो वही मैंने बोला कि देखो पहला काम जो आपका होता है, जो पता करना होता है, दैट इज कि आपको सिलेबस का पता करना होता है। अब ये क्या है भाई, देखो ऐसा है कि आईआईटी जैम की तैयारी करनी हो आपको, ऑब्वियसली अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे फ्री लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। सीएसआर नेट की फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर रोज चलती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और उस क्लास को जाके देखो, वहां पे हमने बहुत, मतलब वहां पे फ्री क्लासेस डेली चल रही है, जाके देखो कि आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ टीचर के अंदर या हमारे अंदर आपको दिखे कैपेबिलिटी कि हाँ यार ये लोग सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, तो भाई आप हमारा सीएसआर नेट का सब्सक्रिप्शन जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां पे आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा थ्रू डिफरेंट बैचेस। अगर कोई बैच आपका मिस हो गया या कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाता है थ्रू अनअकैडमी ऐप या अनअकैडमी थ्रू वेब, ठीक है। तो कुछ प्राइस है वो आपको, ऑब्वियसली कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई ये आपका ये जो आपका सब्सक्रिप्शन का ये है कि अगर आप नेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन जो सिर्फ 15,402 रुपए में मिल जाएगा। तो यार आप घर बैठे यहां पे तैयारी कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते हो, इनकेस मान लो दिल्ली जयपुर ऐसी जगह पे अगर जाते हो, तो बात ये होगी कि आपको ये फीस तो देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा ही फीस देनी पड़ेगी वगैरह। कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पता कर लो 6 महीने के लिए आपसे 30 से 35,000, मतलब 30,000 के आसपास का प्राइस हर जगह है, जाके पता कर लो आप अच्छे से, ऑफलाइन में कहीं भी आप जाओगे। तो पहली बात तो ये, और दूसरा अगर आप वहां पर रहोगे एकोमोडेशन वगैरह उसका खर्चा आपका अलग से।
ठीक है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। वहां पे अगर आप जाओगे 1 लाख का आराम से खर्चा आपका जम जाएगा। ठीक है, विद इन 6 मंथ 1 लाख नहीं तो 70-80 हजार रुपए तो जम जाएंगे आराम से। ठीक है, बट यहां पे आप घर बैठे अपने घर के माहौल में आप पढ़ सकते हो, हाइजीन का ध्यान रखते हुए, खाने पीने का ध्यान रखते हुए। बाहर जाओ खाने पीने की दिक्कत, पेट खराब, ये वो बहुत सारी बीमारियां होती है, वो आपको ही पता है बहुत अच्छे से। तो भाई 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो आपका 15,402 में और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपका 10,667 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप दिसंबर वाले की तैयारी करना चाहते हो तो ये सब्सक्रिप्शन ले लो, और बाकी नेक्स्ट ईयर अगर जून की तैयारी कर रहे हो तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ऑफर आपका 15 जुलाई तक वैलिड है, 15 जुलाई तक ऑफर वैलिड है। सब्सक्रिप्शन ले लो और हमारे साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। बट उससे पहले अगेन फ्री क्लासेस जो है जाके देख लो, टीचर से बात करो। टेलीग्राम ग्रुप मैंने नीचे दे रखा है लिंक, वो बार बार आता रहेगा, आप उसको सिंपली ज्वाइन करना। तो सबसे पहली चीज होगी, मैंने वही बात बताई कि देखो यार, आपको यहाँ पे सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक बार सिलेबस को देख लो कि आपको यही टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक्स नहीं करने। आपके एमएससी में जितना टॉपिक है वो सारा नहीं करना, बीएससी में आपने जो जो पढ़ा था वो सारा नहीं करना, उतना ही टॉपिक करना जो आपके सिलेबस में मेंशन है। बाय द वे टॉपिक इसमें भी बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये होगी कि सिलेबस को आपको ढंग से समझना है। तो सिलेबस कैसे समझना है, मार्किंग स्कीम वगैरह कैसे होती है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है। ये लिंक आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। ठीक है, दूसरा हो गया भाई कि स्टडी मटेरियल एंड बुक्स, ये बहुत जरूरी है। देखो ऐसा होता है कि देखो चूंकि टाइम आपके पास 6 महीने है, तो आपको ऐसा होगा फोकस्ड वे में स्टडी करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना, इसके अंदर मतलब इसी तरह से रहना आपको। ठीक है, अब बात हो जाती है, देखो एक बात होती है स्टडी मटेरियल। देखो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस टाइम पे आप सारे यूनिट्स के लिए बुक फॉलो कर सको। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको बुक से फॉलो करने हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो आपको नोट से भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो बकायदा ऐसा कि देखो नोट्स हमेशा उन नोट्स को आप प्रेफरेंस दिया करो जो नोट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं। आपको गूगल ड्राइव पे अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे, यकीन मानो अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे। आप 4 GB का डेटा ढूंढने जाओगे आपको 8 GB के नोट्स मिल जाएंगे, बट मैं यकीन दिलाता हूं आप उन 8 GB में 1 GB डेटा भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे। अगर 2 GB के नोट्स है ना, यकीन मानो 500 MB भी आप ढंग से कंज्यूम नहीं कर पाओगे। कंज्यूम करने का मतलब उनको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स ना रखे हुए रह जाते हैं, नहीं होती पढ़ाई उनसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भाई जो नोट्स बनाने हैं आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कोचिंग के थ्रू नोट्स बनाओ या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। देखो अगर आपके टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में कमांड है आपकी अच्छी खासी, तो फिर आपको कोचिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा है कि अगर आप वीक हो, ठीक है, आपके बेस एकदम हिला पड़ा है आपका, तो कोशिश करना कि कोचिंग के थ्रू ही तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपका टाइम भी खराब होगा और चीजों को सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी स्टडी मटेरियल्स और बुक जो है इसको अरेंज करना। अच्छा, बुक कौन कौन सी चाहिए टॉपिक वाइज, इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको इधर मिल जाएगा कहीं पे आई टैब में, जाके ढूंढ लेना उसको, देख लेना उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया कि प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल। देखो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम की, तो आपका एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है, कि मेरे को फलां टाइम में मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को पढ़ना है, मतलब प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल का मतलब ये नहीं जो बचपन में आते 8 से 9 आई विल बी ऑन वॉशरूम एंड ये वो सब कुछ नहीं। ठीक है, यहां पे आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आपका जो 5 महीने है, 5 मंथ्स का जो टाइम है, उसको आपको प्रॉपर वे में डिवाइड करना पड़ेगा कि विद इन दिस टाइम आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक, विद इन दिस टाइम आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक। मतलब अगले 1 महीने में मेरा क्लासिकल क्वांटम हो जाना चाहिए, उसके बाद मेरा मैथमेटिकल और ये हो जाना चाहिए, ये और ये हो जाना चाहिए, इस तरह से। देखो अगर ऐसा होता है, कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो शायद आप कवर ना कर पाओ, तो कोशिश करना कि उन यूनिट्स पर ध्यान मत देना, शुरू से ही माइंड में ये चीज देना। क्योंकि देखो ये पेपर ना ऐसा लगता है 200 नंबर का होता है, बट मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा कि ये एग्जैक्टली 200 का नहीं होता, ये 277 नंबर का होता है, 277.5 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो है अकॉर्डिंगली ऐसे करके करो कि जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, ठीक है, उनको सही से पॉलिश कर लो। जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको एक बार ढंग से आप पढ़ लो, और अगर इस बीच में इस दरमियान अगर कुछ टॉपिक्स आपसे छूटते हैं तो उनको छोड़ दो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन तभी छोड़ना अगर आपको एग्जाम दिसंबर वाले में देना है। अगर आपको एग्जाम जो है अभी देना, आपको जून वाले में, जून 24 का एग्जाम देना है, तो कोशिश करना कि इन 12 महीने में टॉपिक्स को पूरा खत्म कर दें। 12 महीने काफी होते हैं सारे टॉपिक खत्म करने को, 6 महीने भी होते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपने बस पढ़ लिया, रिवीजन उतना हो नहीं पाएगा। तो ऐसा कि उस केस में आपको थोड़ा सा
प्रिसाइज वे में आपको पढ़ना पड़ेगा ना, सारे टॉपिक्स जो है आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बेटर होगा कि आप उसको छोड़ दो। हाँ, ऑलरेडी आपके टॉपिक्स अगर कंसेप्ट वगैरह अगर स्ट्रांग है तो फिर भाई आराम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी। उसके बाद अगली बात, फोकस ऑन फंडामेंटल। देखो बेसिक्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बेसिक्स पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, यकीन मानो फिजिक्स का कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सारी चीजें स्टेप वाइज चलती है ना। एक टॉपिक आपने पढ़ा, न्यूटन्स लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ के बाद क्लैरिटी आएगी तो आप दूसरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद अगले टॉपिक्स पढ़ोगे, अगले टॉपिक पढ़ोगे, ऐसे ऐसे करके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश कभी ये मत करना कि किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन है, मैंने देख लिया, इस तरह के 3-4 मैंने क्वेश्चंस कर लिए, मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा ऐसा। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मिक्स्ड टाइप के बहुत आते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली पढ़ के बता नहीं पाओगे क्वेश्चन जो है या क्वांटम से या न्यूक्लियर से या फिर एटॉमिक से, थोड़ा बता पाना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मिक्स्ड सा होता है। ईएमटी के क्वेश्चन देखो तो ईएमटी में मैकेनिक्स कहीं पे घुसा देंगे, ठीक है, इसमें कहीं एसटीआर घुसा देंगे, तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा कमांड आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एडवांस टॉपिक जो उनको आपको कवर करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस दरमियान ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब आपने पूरा इसी को भर के रख दिया, मतलब सारे बस आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यही आप किए जा रहे हो, इतना भी नहीं करना। आपको थोड़ा सा एडवांस में धीरे धीरे बढ़ना ही पड़ेगा, और टाइम कम है इसलिए लिमिटेड टाइम में ही आपको ये ग्रोथ अपने ऊपर लाना पड़ेगा, मतलब ग्रोथ जो आपको धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात होगी यहां पे। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन सेल्फ मेड नोट्स। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, नोट्स जो आप लोग बनाते हो ना, देखो अगर आपके पास आपके कॉलेज के नोट्स हैं, ठीक है, जहां पे आपने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो प्रेफर करो कि वही नोट्स आप थ्रू आउट द टाइम इसकी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ो। नहीं बनाए आपने नोट्स, तो नोट्स जो भी बना वो आपके खुद के होने चाहिए, चाहे आप बुक से पढ़ के बना रहे हो, चाहे आप क्लास नोट्स बना रहे हो, जो भी नोट्स किसी के डाउनलोड करके मत पढ़ा करो। हाँ, उनको रेफर कर सकते हो किसी छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो उनके नोट्स में है तो वो एक बार आप देख लो, लेकिन ऐसा ना कि उन्हीं का नोट्स आपने रखा हुआ ऐसे करके सामने और हाँ इसको ऐसे पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उन नोट्स के कुछ टॉपिक्स रेफर करो, बट पूरा नहीं कि उसी से पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना ही नहीं रहे। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नोट्स से वाइब्स आपकी आती है। ठीक है, आप चीजों को ढूंढ पाओगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा टॉपिक कहां पे रखा हुआ है, कहां पे आपने लिख रखा है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से यहां पे नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस का रेगुलर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और देखो एक जैसे है ना, मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी साथ में ही करने पड़ेंगे। जितने पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारी चीजें आपको साथ में ही करनी पड़ेंगी। फायदा क्या होगा उससे, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस के क्वेश्चन करने के साथ साथ पीवाईक्यूज आपने कर लिया, आपके अंदर आपको एक बूस्ट मिल गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस मेरे से हो जा रहे हैं, हो गया, बंद करो उसको और फिर दूसरा टॉपिक उठाओ, फिर उसके पीवाईक्यूज करो जितना आपने पढ़ा। अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ लैग्रेंजियन ही पढ़ा है, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन ही पढ़ा है, तो भाई लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के जितने पीवाईक्यूज हैं एटलीस्ट बैठ के उनको सॉल्व कर लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। पीवाईक्यूज का कभी ये मत करना कि नहीं अभी से अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर अक्टूबर के बाद पीवाईक्यूज करेंगे, जी नहीं। और दूसरी बात, सीधा पीवाईक्यूज ही मत उठाया करो, कंसेप्ट्स पहले क्लियर कर लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये यहां की बात होगी। अगली बात आपकी होगी मॉक टेस्ट। यार ये बात हो जाती है कि मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए। देखो अगर इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। 3 घंटे के फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 10-12 अगर आप दे दोगे, कब से स्टार्ट करना चाहिए आपको, तो अक्टूबर के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी से लेकर अक्टूबर तक आपका सिग्निफिकेंट सिलेबस पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अगर हो गया तो उसके बाद क्या करो, अब मॉक देना जो है आप शुरू कर सकते हो। तो मॉक आप देते रहोगे तो आपको दिखता जाएगा कि हाँ आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उसके साथ कितना पढ़ने की जरूरत है। देखो अगर अक्टूबर से ही देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा कि भाई हाँ मेरे 95 बन रहे हैं, मेरे को 5 नंबर बढ़ाने, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मॉक टेस्ट में इतने नंबर बन रहे, कहां कहां पे गलतियां हुई। आप अपनी गलतियों को जितनी बार समझोगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। अपनी आपकी गलतियां जो होंगी ना उस टाइम पे आपके लिए आपका बेस्ट टीचर का काम करेगा। तो इस बात का बहुत आराम से आप अच्छे से यहां पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
तो और उसके बाद लास्ट आपका हो गया प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखो टाइम आपके पास 5.5 महीने का, मैं आपको एक तरीका बताता हूं रिवीजन का, हमेशा उस चीज का ध्यान रखना। क्या है भाई रिवीजन का तरीका? किसी टॉपिक को अगर आपने आज के दिन पढ़ा, कोई टॉपिक है, मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे आपने लैग्रेंजियन पढ़ा है या फेस स्पेस पढ़ा, इसको आप यहां पे आप विदिन 7 डेज एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, जितना उसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी किए आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। अगर टॉपिक आज आपने पढ़ा विदिन 7 डेज पढ़ो, ठीक। उसके बाद विदिन 1 मंथ एक बार दोबारा से उसको रिवाइज करो, उसके बाद विदिन 3 मंथ्स एक बार रिवाइज करो। यकीन मानो अगर कोई भी टॉपिक है उसको अगर आपने ढंग से 3 बार रिवाइज कर लिया ना, टॉपिक आपके दिमाग में ना बिल्कुल बैठ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल को लेके स्ट्रिक्ट रहा करो, ठीक है। सारे स्टडी मटेरियल जहां से स्टडी मटेरियल मिले जा रहे हैं सबको कलेक्ट करना स्टार्ट मत कर दो, उतना ही स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया करो जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस यही सारी बातें थी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यहां पे आपका हो गया कि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो वो आप ले सकते हो, रेफरल कोड ये रहा और प्राइस आपके पास ये रहा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे और वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोगों के साथ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।